हे, मैं आयरन स्काई नामक एक फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 30 साल पहले 2017 में मानव जाति ने पाया कि उच्च श्रेणी के नाजियों का एक समूह चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में निवास कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें गुप्त रूप से चंद्रमा के आधार पर भेजा गया था और अंधेरे में रहने के बाद उन्हें भुला दिया गया था। एक दशक से अधिक समय के बाद चंद्र नाजियों को द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी हार और उनके महान नेता की मृत्यु के बारे में बताया गया था। तब वे उन सभी से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उनके प्रचारक को बदनाम किया, जिसने चंद्र नाजियों और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच एक परमाणु युद्ध को जन्म दिया। युद्ध केवल 1 वर्ष तक चला, लेकिन यह पृथ्वी के रेडियोधर्मी गंदगी में बदल जाने के साथ समाप्त हो गया। जलवायु इतनी चरम हो गई कि शुष्क भूमि भी बर्फ से ढकी हुई थी। युद्ध में विकिरण के कारण बहुत लोग मारे गए, जबकि अन्य की मृत्यु जलवायु के कारण हुई। ऐसी परिस्थितियों में बचे हुए हजारों मानव ने उसी चांद के आधार पर जीवन को बनाए रखने का एक तरीका खोज लिया, जहां नाजी युद्ध से पहले रह रहे थे। वे अंतिम अंतरिक्ष यान में सवार हुए और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में अपना रास्ता बना लिया। योजना काम कर गई और उन्हें एक नया घर मिल गया। सीमित संसाधनों के बावजूद बचे हुए इंसान 30 साल से चांद के अंधेरे हिस्से में रह रहे हैं। वे चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले खनिज का उपयोग करके भोजन उगाते हैं। इसके अलावा लगातार और तेजी से चंद्रमा पर भूकंप ने निवासियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। चंद्रमा का नेता रेनाट नाम की एक महिला है जो अपने लोगों के लिए संसाधनों को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारी उसकी छोटी बेटी ओबी पर आती है। वहीं पर एक अन्य समुदाय है जो अभी भी दूसरों की तुलना में बेहतर जीवन जी रहा है। वे पूर्व चंद्र नाजियों का एक छोटा समूह है। वे सोचते हैं कि जो कोई भी अपनी मोबाइल सेटिंग्स को डिफॉल्ट से बदलता है, उसे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ता है। उनका नेता डोनाल्ड नाम का एक व्यक्ति है, जो अपने नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से समाप्त कर देता है। ओबी और रेनाट डोनाल्ड और उसके समूह के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें अनिच्छा से उनके साथ रहना पड़ता है। एक दिन रेनाट और उसके लोगों ने देखा कि एक अजीब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से उनके आधार के पास आ रहा है। वे यह जानकर हैरान हैं कि कोई पृथ्वी पर इतने वर्षों से जीवित था, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी के मनुष्य एक कार्यशील अंतरिक्ष यान का निर्माण करने में सफल रहे। रेनाट अंतरिक्ष यान को समाप्त करना चाहती है और जो भी अंदर है उसे मारना चाहती है, क्योंकि पिछली बार चंद्र और पृथ्वी के इंसानों का परिणाम अच्छा नहीं था। हालांकि ओबी पूरी परिषद के खिलाफ जाती है और सिस्टम खराबी की शुरुआत करती है, इसलिए उसकी मां विदेशी अंतरिक्ष यान पर हमला नहीं कर पाती है। ओबी उन्हें उतरने में भी सहायता करती है और वह कुछ जीवित पृथ्वी मनुष्यों से मिलती है। उनसे उन्हें यह पता चला है कि वे युद्ध के बाद रूस में एक भूमिगत बंकर में रहते थे, लेकिन विकिरण बंकर में फैल गया और वे खाद्य आपूर्ति से बाहर हो गए। यही कारण है कि वे चंद्रमा के लोगों से मदद मांगने आए हैं। ओबी जानना चाहती है कि पृथ्वी के मनुष्यों को चंद्रमा के आधार के बारे में कैसे पता चला, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पृथ्वी समूह का नेता साशा है और वह जहाज का निर्माण करने वाला इंजीनियर भी है। वह खुश है कि अंत में उनके पास एक नया घर है, जब तक कि रेनाट से पता चलता है कि चंद्रमा के पास उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर वे यहां रहना चाहते हैं तो उन्हें ऊर्जा के एक शानदार स्रोत की जरूरत है, जो इतने सीमित समय में मिलना लगभग असंभव है। अभी के लिए नई धरती वाले लोगों को भंडारण कक्षों में रखा जाता है और ओबी को एक अंतरिक्ष स्टेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ओबी का मानना कि वह सही उपकरण के साथ अंतरिक्ष स्टेशन को ठीक कर सकती है, लेकिन उसे लॉन्च को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त चंद्र खनिज कभी नहीं मिलेंगे। जहाज के इंजन पर काम करते हुए वह एक आदमी को छोड़े गए नाजी कार्यालयों में घुसते हुए देखती है। वह उसका पीछा करती है, लेकिन वह आदमी उसे आश्चर्यचकित करता है। वह खुद को पुराने कार्यालय में पाती है। वह आदमी जहाज पर पृथ्वीवासियों के साथ आया था, यह पूछे जाने पर कि वह क्या चाहता है। वह खुलासा करता है कि वह कोई और नहीं बल्कि विश्व युद्ध में नाजी सेना का कमांडर था। ओबी हैरान है क्योंकि युद्ध के बाद से वह बूढ़ा नहीं हुआ है, उनके पास बहुत अच्छी त्वचा है। ओबी अपनी मां को उसकी उपस्थिति के बारे में बताना चाहती है और उसे मार डालना चाहती है, लेकिन फ्यूहरर रिश्वत देता है, जिससे वह मना नहीं कर सकती। वह दावा करता है कि उसके पास एक जादुई पदार्थ है जो उसकी मरती हुई मां को बचा लेगा। साबित करने के लिए फ्यूहरर ने अपनी एक उंगली काट दी, जो आश्चर्यजनक रूप से तत्काल पुनर्जीवित हो जाता है। ओबी उसे एक मौका देने का फैसला करती है और खाने के बाद अपनी मां के लिए चॉकलेट जैसी जादुई चीज लाती है। रेनाट की साल भर की बीमारी ठीक हो जाती है, वह भी पीछे की ओर बढ़ती है और प्रतीत होता है कि युवा है। डोनाल्ड उन्हें चौंकते हुए देखता है। ओबी फिर फ्यूहरर के पास लौटती है और फ्यूहरर उसे समझाने के लिए कहता है कि वह एक विदेशी सरीसृप प्रजाति है जिसे व्रल्स कहा जाता है। मेरा मतलब है कि बहुत पहले जब डायनासोर जीवित थे, हिटलर जिनके बारे में आपने सुना होगा और उनकी तरह के कई अन्य लोग और पृथ्वी पर उतरे होंगे। उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया और डायनासोर को पशुधन के रूप में पाला।
जब तक मीटियोरॉइड ने जानवरों को मार डाला, परंतु अब तक व्रिलों ने आशा नहीं खोई और पृथ्वी के एकमात्र निवासियों के रूप में रहना जारी रखा। फिर एक दिन चंद्र क्रोध ने अपने पालतू बंदरों, आदम और ईव पर एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। व्रिल एक विशेष अमृत पर जीवित रहता है जिसे व्रिलिया कहा जाता है, जो उनके लंबे जीवन और पुनर्योजी शक्तियों का स्रोत है। आदम और ईव को यह अमृत दिया गया था और उनका विकास तेज हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक मानव का अस्तित्व उनके स्वरूप के बाद हुआ। व्रिलों ने खुद को इंसानों के रूप में प्रच्छन्न किया और उनके बीच रहना जारी रखा। कई सहस्राब्दी बाद युद्ध हुआ और मनुष्यों को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया गया। व्रिल्स ने अपना सबक सीखा और इंसानों को फिर से जीवित करने की गलती कभी नहीं करने की कसम खाई। फ्यूहरर का भाई हिटलर विरलों का नेता है और वह फ्यूहरर से नफरत करता है, और वह फ्यूहरर के जीवन को एक जीवित नरक बनाना चाहता है। इसलिए वह आज्ञापालन और मानव जाति को वृहदों के खिलाफ मदद करने के लिए तैयार है। ओबी अभी भी पूरी कहानी को नहीं समझती है और पूछती है कि विरल्स कहाँ रहते हैं। तब यह पता चलता है कि वे पृथ्वी के अंदर बसे हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से खोखला है। इस जगह में सूर्य जैसा एक विकल्प है, जो व्रिलिया के जार द्वारा संचालित होता है। यदि ओबी जार को चंद्रमा पर ला सकते हैं, तो वे अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं और चंद्रमा और उनके खतरे से दूर पृथ्वी की कक्षा में रहना जारी रख सकते हैं। उत्पादित ऊर्जा उन्हें असीमित फसलें उगाने में भी मदद करेगी, जिससे यह एकमात्र तरीका है जिससे मानवता जीवित रह सकती है। ओबी समय बर्बाद नहीं करती और साशा से मदद मांगती है क्योंकि वह अपने अंतरिक्ष यान को वापस पृथ्वी पर ले जा सकता है। वे मैल्कम नामक एक राष्ट्रीय रक्षक और डोनाल्ड और उनके समूह को शामिल करते हैं। ओबी के पास फ्यूहरर और उसकी कटी हुई उंगली द्वारा प्रदान किया गया एक नक्शा है, जो उसे लगता है कि निम्नलिखित दृश्य में किसी बिंदु पर उसकी मदद करेगा। साशा का जहाज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। वे एक लैंडिंग साइट चुनते हैं और किसी तरह पृथ्वी के मूल के उद्घाटन पर पूरी तरह से उतरते हैं। जहाज बिना किसी गंभीर क्षति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और समूह अंत में सुंदर आंतरिक पृथ्वी को देखता है। यदि वे विरलों को हराते हैं तो मनुष्यों को अपना ग्रह वापस मिल सकता है, लेकिन वे उस संभावना के बारे में सोचने के लिए भी पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं। अभी के लिए, ओबी केवल वैकल्पिक सूर्य को चारों ओर नेविगेट करने के लिए शक्ति देने वाले विरुलिया को चुराना चाहती है। थोड़ी देर के बाद वे साशा के नोकिया 3000 का उपयोग करते हैं। वे मिशन जारी रखते हैं और अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अपना रास्ता बनाते हैं। फिर हमारा परिचय विरलों की परिषद से होता है, जिसमें हिटलर, मार्क जुकरबर्ग, ओसामा बिन लादेन और कई अन्य लोग शामिल हैं। ट्रंप और बेगोस का मानना कि इंसानों का सफाया होने के बाद वे एक बेहतर समुदाय बन गए हैं। हिटलर अब भी एवा की तरह सख्त है। जब टीम वरिल बाजार में पहुंचती तो मैल्कम उसके प्रचार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो डोनाल्ड और उनके अनुयायी हैरान हैं क्योंकि मैल्कम टहल रहा है। ओबी उन्हें उससे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन डोनाल्ड का मानना कि स्टीव कभी भी अपने अनुयायियों को चोट नहीं पहुंचाएगा। वे एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और जल्द ही पछताते हैं जब वरिल गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। ओबी, साशा, मैल्कम भाग जाते हैं, जबकि बाकी गार्ड उनका पीछा करते हैं। मैल्कम उन्हें विचलित करने की जिम्मेदारी लेता है जबकि अन्य दो भाग निकले, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचाने के बाद किसी भी कीमत पर व्रिलिया की जरूरत होती है। दोनों वरिल गार्ड के रूप में तैयार होते हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाते हैं जहां विरुलिया रखा जाता है। मंदिर के पहरेदारों को उन पर शक नहीं होता है। ओबी को यह पता चला है कि उसके द्वारा ली गई उंगली का उपयोग मंदिर के द्वार खोलने के लिए किया जा सकता है। यह काम आता है और दोनों को वैकल्पिक सूर्य को शक्ति प्रदान करने वाले शानदार व्रिलिया का पूरा दृश्य मिलता है। इस बीच, मैल्कम के साथ डोनाल्ड और उसके समूह को हिटलर के पास ले जाया जाता है। वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। डोनाल्ड का प्रस्ताव है कि हिटलर अपने लोगों को उनकी आजीवन वफादारी के बदले शरणार्थी के रूप में ले जाए। मैल्कम उसे चेकोस्लोवाकिया की याद दिलाता है कि टन में वादों के साथ हिटलर इतना अच्छा नहीं है। डोनाल्ड और उसके पूरे समूह पर हिटलर के काउंसलर द्वारा हमला किया जाता है और उसे जिंदा खा लिया जाता है। मैल्कम, हालांकि, बिना किसी कारण के जीवित छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा वह अच्छे लोगों में से एक है। मंदिर में वापस ओबी विरुलिया तक पहुंचने के लिए चढ़ती है। साशा ने अमृत के वजन को 1000 किलो से अधिक होने की भविष्यवाणी की है। ओबी अभी भी अपना मौका लेती है और यह प्रकट करने के लिए इसे उठाती है कि उसका मतलब 1000 औंस है, न कि 1000 किलोग्राम। दोनों को अब मैल्कम को बचाना है और चांद पर अपने घर लौटना है। अब तक, डोनाल्ड और उसके लोग विरल्स के लिए मसला हुआ मांस में बदल गए हैं। हिटलर और स्टीव चंद्रमा के निवासियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं जब मैल्कम छूट जाता है और उन पर हमला करता है। लड़ाई स्पष्ट रूप से वीर पक्ष में है, लेकिन विजेता स्पष्ट रूप से कुछ मिनटों के उच्च गति वाले रथ का पीछा करने के बाद नायक बनने जा रहे हैं। मैल्कम और साशा हिटलर को हराते हैं और वे अंततः अंतरिक्ष यान तक पहुंचते हैं और जीत के साथ घर वापस जाते हैं। वे जो नोटिस नहीं करते हैं वह एक पहाड़ जैसी चीज है।
जो पृथ्वी की सतह से निकलती है और अंत में चंद्रमा पर पहुंचने पर अंतरिक्ष में उनका पीछा करती है। रेनॉट अपनी बेटी का स्वागत करती है और उन तीनों की बहादुरी की प्रशंसा करती है, जब उन्हें लगता है कि यह सुखद अंत है। तभी फ्यूहरा का असली चेहरा दिखाता है। वह उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहता और केवल विषाणु प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करता है। वह मैल्कम के पैर में गोली मारता है और रेनाट को भी मारने की धमकी देता है। अचानक एक जोरदार धमाका सुना जाता है और हिटलर आ जाता है। एक अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार फ्यूहरा अपने भाई का सामना करते हैं, लेकिन फ्यूहरा भी पीछे नहीं हटता। तभी चंद्रमा फिर से एक भूकंप आता है। रेनॉट विरुलिया का एक घूंट लेती है और हिटलर से लड़ती है। वह अपनी नई शक्तियों के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और हिटलर को उसकी सवारी से दूर करने का प्रबंधन करती है। एक भारी धातु का डिब्बा उसके ऊपर गिर जाता है और रेनाट की मौत हो जाती है। इस दौरान ओबी अपने लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ाती है और शेष अमृत का उपयोग करके साशा उसे शक्ति प्रदान करती है। वह शांत रहती है और अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा में ले जाती है, लेकिन समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। फ्यूहरा अभी भी जीवित है, जो नियंत्रण कक्ष को हैक करता है। वह इसे उड़ाने से कुछ सेकंड दूर है। जब ओबी को एक विचार मिलता है, तो वह फ्यूहरा के सेल पर टर्मिनेशन ऐप को ट्रिगर करने के लिए नोकिया सेल फोन का उपयोग करती है। उसका कार्यक्रम फ्यूहरा को मारता है और मानवता को बचाता है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि ओबी और साशा अंतरिक्ष स्टेशन के पावर कपल के रूप में अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। लोग एक सुखी जीवन जीते हैं और कुछ वर्षों में मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं। और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।